हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर एंड बायोलॉजी एजुकेटर। आप सभी का स्वागत है हमारे इस आज की वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो हम लोग बायोलॉजी का 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं, जैसे कि आपका लाइफ प्रोसेस हम लोग कवर कर लिए हैं, एंड देन हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हम लोग कवर कर चुके हैं, एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी हम लोगों ने कवर कर लिया है, एंड हेरिडिटी। ये चारों चैप्टर के हम लोग थ्योरी प्लस PYQ के क्वेश्चंस एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आवर इन्वायरमेंट। अगर बात करते हैं आवर इन्वायरमेंट का, तो ये भी हम लोग बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप लोगों का पीछे का रिवीजन करते रहना है एंड आगे का भी आपको पढ़ते रहना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आवर इन्वायरमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग सबसे पहले अगर बात करें क्या इंट्रोडक्शन का, तो हम लोग इकोलॉजी इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इन्वायरमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, एंड इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या है, एंड इकोसिस्टम का टाइप क्या है वो पढ़ेंगे। फूड चेन क्या होता है एंड फूड चेन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये पढ़ेंगे, एंड फूड वेब क्या है, फूड वेब कैसे बनता है ये पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम लोग पढ़ेंगे ओजोन लेयर का डिप्लीशन, ओजोन लेयर क्या है एंड ओजोन लेयर का डिप्लीशन कैसे होता है और क्या इफेक्ट पड़ता है ओजोन लेयर के डिप्लीशन से। एंड फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गार्बेज क्या है एंड उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर इन्वायरमेंट। तो बात करते हैं इन्वायरमेंट का। तो इन्वायरमेंट का मतलब ही क्या है। इन्वायरमेंट टर्म डेराइव हुआ है इन्वायरन से। इन्वायरमेंट टर्म ही किससे डेराइव हुआ है, इन्वायरन से, जिसका मतलब क्या होता है, सराउंड। अगर हम बात करते हैं किसी इंडिविजुअल का, कोई एक ऑर्गेनिज्म का, या फिर आप ही का, आप एक बच्चे हो, आपकी हम बात कर लेते हैं, आपकी सराउंडिंग जो भी चीजें प्रेजेंट है उसे ही हम क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट। आपके सराउंडिंग क्या क्या है, बायोटिक फैक्टर भी है, ये बायोटिक फैक्टर है। बायोटिक फैक्टर क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये बायोटिक फैक्टर क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉयल, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज द एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस which include both living and non-living things। living things आपका क्या हो गया, जैसे plants है, animal है, and इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, and non-living thing। non-living things क्या है, temperature, water, light, soil। next which adapt themselves to their surrounding। अब जो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स है वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद को एडॉप्ट करते हैं, यही आपका क्या कहलाएगा, इन्वायरमेंट। बात करते हैं इन्वायरमेंट में। अभी जो आप लोगों ने देखा लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, यहाँ पर हमने नोट करवा दिया है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी जब आप लोग इकोसिस्टम पढ़ेंगे उसमें इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। जिसमें बात करते हैं लिविंग थिंग्स का, तो लिविंग थिंग्स किस में आ जाते हैं, बायोटिक फैक्टर में। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा आपके समझने के लिए, बायोटिक फैक्टर। जो बायोटिक फैक्टर हैं वो आपके किस में आ जाएंगे, और ये इसे क्या कहेंगे, ए बायोटिक फैक्टर। देखिए जो लिविंग थिंग्स हैं वो किस में आते हैं, बायोटिक फैक्टर में आते हैं। बायोटिक फैक्टर में आपका क्या क्या हो जाएगा, आपके प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब के सब किस में आ जाएंगे, बायोटिक फैक्टर में आ जाएंगे, लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स का। नॉन लिविंग थिंग्स किस में आपके आते हैं, ये बायोटिक फैक्टर में आते हैं। तो ए बायोटिक फैक्टर की अगर बात करें तो इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। तो क्लियर हुआ इन्वायरमेंट क्या है।
आपके सराउंडिंग जो भी चीजें प्रेजेंट हैं और इस इन्वायरमेंट में खुद को एडॉप्ट करते हैं, वही आपका क्या कहलाएगा? इन्वायरमेंट कहलाएगा। एंड आपके लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? लिविंग थिंग्स में हमने आपको बताया कि आपके प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग आ जाएंगे। एंड नॉन लिविंग थिंग्स में आपका क्या आ जाएगा? टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। नेक्स्ट बात करते हैं इकोसिस्टम। व्हाट इज द इकोसिस्टम? तो हम लोग बहुत आसानी से आज समझेंगे इकोसिस्टम किसे कहते हैं। इकोसिस्टम, the interaction between biotic and abiotic factor is called ecosystem. The interaction between biotic and abiotic factor is called ecosystem. तो आपका अभी हमने बताया बायोटिक फैक्टर क्या होता है। तो बायोटिक फैक्टर में आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड एबायोटिक फैक्टर में क्या आ जाएगा? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, जैसे कि टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। तो देखिए, जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम बना होता है दो फैक्टर का। फर्स्ट फैक्टर क्या है? बायोटिक फैक्टर। सेकेंड फैक्टर क्या है? एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर की बात करें तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। एबायोटिक फैक्टर की बात करें तो इसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं ये एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कैसे होता है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आज के बाद आपको ये बिल्कुल भी नहीं भूलेगा कि इकोसिस्टम क्या होता है और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे यह एक इंडिविजुअल है, यह एक, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक प्लांट ले लेते हैं, ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है। मीन्स पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एक इंडिविजुअल को, चाहे एक प्लांट हो, चाहे फिर एक ह्यूमन बीइंग कोई हो, या फिर कोई भी एक चीज हो, कोई एक ऑर्गेनिज्म हो, कोई एक इंडिविजुअल हो, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म। किसी एक इंडिविजुअल को हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म कहेंगे। किसी एक इंडिविजुअल को क्या कहेंगे बेटा? ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अब देखिए, यह एक अकेला है, इसी के जैसे 3-4 और आ जाएं तो उसे वो ऑर्गेनिज्म मिलकर के क्या बना लेंगे? पॉपुलेशन बना लेंगे। अब जैसे यहां पर भी ये देखिए जरा, ये देखिए, यह एक इंडिविजुअल, यह एक प्लांट अकेला था, तो हमने इसे क्या बोला? ऑर्गेनिज्म बोला। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्लांट आ गए, तो एक प्लांट नहीं, बहुत सारे प्लांट मिलकर के उन्हें हम एक साथ क्या बोल देंगे? उनको एक साथ हम बोल देंगे पॉपुलेशन। बस समझने के लिए है। देखिए, अगर यह कोई एक बच्चा हो, उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म कहेंगे। बहुत सारे बच्चे एक साथ हो यहाँ पर, तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। मीन्स कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर के क्या बना रहे हैं? पॉपुलेशन बना रहे हैं। फिर अब नेक्स्ट आपका आता है कम्युनिटी। यहाँ पर तो सेम स्पीसीज है, ये सब के सब प्लांट हैं। अब यहाँ पर देखिए, कुछ यहाँ पर आपके क्या है? प्लांट है, एंड कुछ आपके, अब देखिए यहाँ पर ये प्लांट है, और यहाँ पर मान लीजिए बैक्टीरिया भी आ गए।
एंड इनके अलावा बात करते हैं माइस भी, ये आपके माइस हैं, माइस भी हैं। अब देखिए जो ऑर्गेनिज्म है वो मिलकर के क्या बनाए, पॉपुलेशन बनाए। पॉपुलेशन क्या मिलकर के बनाते हैं, कम्युनिटी। अब देखिए यहाँ पर ये सब प्लांट के, ये बहुत सारे प्लांट हैं, ये यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया भी आ गई, यहाँ पर बहुत सारे और क्या आ गए, माइस आ गए। अब देखिए तो इन सारे लोगों ने अलग अलग स्पीसीज ये मिलकर क्या बना दिए, यहाँ पर ये सब मिलकर के यहाँ पर बना दिए कम्युनिटी। मीन्स कि ऑर्गेनिज्म मिलकर के क्या बनाए, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलकर के क्या बनाए, कम्युनिटी। एंड इसमें अभी तक आप लोगों ने देखा सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे थे बायोटिक फैक्टर का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जब इस बायोटिक फैक्टर में, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब हम ए बायोटिक फैक्टर को ऐड कर देते हैं, देन फॉर्मेशन हो जाता है किसका, इकोसिस्टम का। अब देखिए यहां पर ये है प्लांट है, और यहां पर ये देखिए सब बैक्टीरिया है, और ये सब क्या है आपके, माइस है। ये सब आपके क्या है, माइस है। अब हम इसमें देखिए अभी तक भी, अभी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं ना, इसमें अभी ये सब आपको बायोटिक फैक्टर ही दिख रहे हैं ना। अब हम इसमें एबायोटिक फैक्टर को ऐड कर दें। एबायोटिक फैक्टर आपके क्या है, टेम्परेचर है, लाइट है, सॉइल है, वाटर है। अब हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया बेटा, ये देखिए हमने यहाँ पर ऐड कर दिया क्या, वाटर। ये हमने यहाँ पर वाटर ऐड कर दिया, एबायोटिक फैक्टर ऐड कर दिया, और यहाँ पर आपका क्या है, सनलाइट। ये देखिए हमने यहाँ पर सनलाइट ऐड कर दिया। मीन्स कि हमने बायोटिक फैक्टर में जब एबायोटिक फैक्टर को ऐड किया, देन फॉर्मेशन हो गया किसका, इकोसिस्टम का। तो देन फॉर्मेशन हुआ किसका बेटा, इकोसिस्टम का। यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इकोसिस्टम क्या होता है एंड इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कैसे होता है। द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आर मेड अप ऑफ टू फैक्टर, फर्स्ट वन बायोटिक फैक्टर एंड सेकंड वन एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में क्या आ जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड एबायोटिक फैक्टर में क्या आ जाएंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेन। अब देखिए जो ऑर्गेनिज्म है वो मिलकर के क्या बनाए, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मिलकर के बहुत सारे, देखिए बहुत सारा, ये देखिए किसका है, माइस का पॉपुलेशन है, ये देखिए बैक्टीरिया का पॉपुलेशन है, ये देखिए प्लांट का पॉपुलेशन है। इन सब ने मिलकर क्या बना लिया, कम्युनिटी बना लिया। अब हमने इस बायोटिक फैक्टर में जब एबायोटिक फैक्टर को ऐड कर दिया, तो फिर यहां पर ये लाइट है। जब हमने बायोटिक फैक्टर में एबायोटिक फैक्टर को ऐड कर दिया, देन यहां पर फॉर्मेशन किसका हो गया, इकोसिस्टम का। क्लियर हुआ, इकोसिस्टम किसके बीच का इंटरेक्शन है, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर के बीच का। और नेक्स्ट देखिए बायोटिक फैक्टर में आपका ये सब बायोटिक में आ जाएगा। बायोटिक बोले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये सब जैसे कि ये बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट्स, प्रोटिस्टा, एनिमल्स, आर्कीबैक्टीरिया, ये सब के सब किस में आ जाएंगे, आपके बायोटिक फैक्टर में आ जाएंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सब। एंड एबायोटिक फैक्टर में आपके कौन आ जाएंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। एबायोटिक फैक्टर में आपके नॉन लिविंग फैक्टर सब आ जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग किस में आ जाएंगे बेटा, तो नॉन लिविंग थिंग आ जाते हैं आपके एबायोटिक फैक्टर में। एंड बायोटिक फैक्टर में कौन आते हैं आपके, तो लिविंग थिंग्स आएंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर में देखते हैं आपका कौन कौन आ जाएगा, एयर है, सैलिनिटी है, सॉइल है, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, मिनरल्स, पीएच, ह्यूमिडिटी, ये सब के सब किस में आ जाते हैं आपके, तो एबायोटिक फैक्टर में। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम का। हम लोगों ने पढ़ लिया कि इकोसिस्टम क्या होता है एंड इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। Ecosystem are of two types. First one natural ecosystem and second one artificial ecosystem.
फर्स्ट आपका कौन सा है, तो नेचुरल इकोसिस्टम है, सेकंड आपका कौन सा है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अगर बात करते हैं नेचुरल इकोसिस्टम का, तो इनके भी दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा एंड सेकंड वन आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम होगा। टेरेस्ट्रियल की बात अगर करें तो मींस लैंड पर, जो इकोसिस्टम लैंड पर है, जो अर्थ पर है, वो आपके क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या है, वो इकोसिस्टम जो कहां पर है, वाटर में है। वाटर में जो इकोसिस्टम है उसे क्या कहेंगे, एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपका क्या क्या आ जाएगा, आपका ग्रासलैंड आ जाएगा, फॉरेस्ट आ जाएगा एंड डेजर्ट आ जाएगा। ये आपके कहां पर आ जाएंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। वहीं पर बात करते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम का, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में आपका जो मैराइन है, जो फ्रेश वाटर है, ये सब के सब किसमें आ जाएंगे, एक्वाटिक इकोसिस्टम में। एंड इसके अलावा बात करते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब होता है कि मैन मेड, ऐसा इकोसिस्टम जो इंसानों के द्वारा बनाया गया, मैन मेड इकोसिस्टम। ऐसा इकोसिस्टम जो किसके द्वारा बनाया गया है बेटा, जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया है, हमारे आपके द्वारा बनाया गया है, ऐसे इकोसिस्टम को आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहेंगे। तो जो मैन मेड इकोसिस्टम है वो आपका आर्टिफिशियल है। कौन कौन इसमें आ जाएगा, एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर फील्ड क्या है, जिसमें खेती करने के लिए किसानों के द्वारा बनाया जाता है, वो आपका क्या है, एग्रीकल्चर फील्ड, जो कि आपका किसमें आ जाएगा बेटा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में। वहीं पर बात करते हैं एक्वेरियम का। जो एक्वेरियम है, आप लोग देखते हैं घरों की सजावट के लिए एक्वेरियम में चमकीली चमकीली कलरफुल फिशेस रखी रहती हैं वाटर में, और उसको लोग घर में सजावट के लिए रखते हैं, वो क्या है, एक्वेरियम है। ये भी किसमें आ जाएगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में। एंड नेक्स्ट है जो आपका पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म क्या है, जो मुर्गी पालन है, वो भी आपका कैसा है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। जू की बात करें तो जू भी कैसा है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। बिकॉज जू को भी किसके द्वारा बनाया गया है, इंसानों के द्वारा बनाया गया है। जो ऑर्गेनिज्म यहाँ से विलुप्त होने के कगार पर हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जू बनाया गया है। तो आपको क्लियर हुआ कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कितने हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम दो होते हैं, फर्स्ट वन आपका नेचुरल इकोसिस्टम एंड सेकंड वन आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में आपके टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम आ जाएंगे। एंड इसमें टेरेस्ट्रियल की बात करें तो ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, ये आपके किसमें आ जाएंगे, टेरेस्ट्रियल में। एक्वाटिक में आपके मैराइन एंड फ्रेश वाटर आ जाएगा। आर्टिफिशियल में आपका एग्रीकल्चर फील्ड, एक्वेरियम, पोल्ट्री फार्म एंड जू आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द प्रोड्यूसर। तो अच्छे से समझते हुए चलेंगे प्रोड्यूसर क्या होते हैं। तो प्रोड्यूसर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं, जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर बोलेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से समझते हुए चलिएगा। तो व्हाट इज द प्रोड्यूसर? द प्रोड्यूसर्स आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म which can produce their own food by the process of photosynthesis। एंड इसमें आपका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, ये प्रोड्यूसर होते हैं, ये अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर हुआ आपको, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंज्यूमर। व्हाट इज द कंज्यूमर? कंज्यूमर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड कहां से लेते हैं, जो अपना फूड लेते हैं किससे, जो अपना फूड किससे लेते हैं, प्रोड्यूसर से लेते हैं। ग्रीन प्लांट से जो अपना फूड लेते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर। तो आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं ये अपना फूड कहां से लेते हैं,
which can produce their own food, which can obtain, यहाँ पर थोड़ा सा बेटा मिस्टेक हुआ, इसको हम सही कर देते हैं। तो कंज्यूमर्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड कहां से ऑब्टेन करते हैं, जो अपना फूड कहां से ऑब्टेन करते हैं? अदर ऑर्गेनिज्म से। जो अपना फूड अदर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? कंज्यूमर। अदर ऑर्गेनिज्म बोले तो जो अपना फूड कहां से ऑब्टेन करे? प्लांट और एनिमल से। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के ग्रुप की अगर बात करें, कंज्यूमर में कौन कौन आ जाएंगे? आपका हर्बीवोर्स आ जाएगा, कार्निवोर्स आ जाएगा एंड ओमनीवोर्स। ये सब के सब आपके किस में आ जाएंगे? कंज्यूमर में। तो हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये आपके, ये बताइए, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो प्रोड्यूसर होते हैं। प्लांट को जो खाएगा, जैसे काऊ खाएगी, इंसेक्ट खाएगा, तो वो किस में आ जाएंगे? हर्बीवोर में आ जाएंगे। एंड अब इस हर्बीवोर को, इस प्लांट को कौन खाएगा? कार्निवोर खाएगा। उस प्लांट को, अब जैसे देखिए हर्बीवोर, अब जैसे हर्बीवोर आपका क्या है कि आपके इंसेक्ट है, काऊ है, ये क्या करेंगे? ये प्लांट को खाएंगे एंड इन्हें क्या बोलेंगे? हर्बीवोर बोलेंगे। अब इस काऊ को कौन खाएगा? इस काऊ को कौन खा सकता है? तो लायन खा सकता है। तो लायन क्या है? ये कार्निवोर है। एंड वहीं पर ओमनीवोर्स क्या है? जैसे कि ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन है, क्रो है, इनको क्या बोलते हैं? ओमनीवोर्स बोलते हैं। ओमनीवोर्स क्या होते हैं? जो अपना फूड किससे लें? प्लांट से भी लें, एनिमल से लें, जो मीट भी खाते हो एंड वेजिटेबल चीजें भी खाते हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? ओमनीवोर्स। जो सिर्फ प्लांट पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उन्हें हर्बीवोर्स कहेंगे। जो हर्बीवोर पर फीड करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? कार्निवोर्स। जो दोनों पर फीड करें, जो प्लांट पर भी फीड करें एंड एनिमल पे भी फीड करें, उनको क्या कहेंगे? ओमनीवोर्स कहेंगे। इसमें आपका क्या आ जाएगा? ह्यूमन एंड क्रो आ जाएगा। क्लियर हुआ कंज्यूमर्स क्या होते हैं? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डीकंपोजर। डीकंपोजर यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं? जो प्लांट और एनिमल जिनकी डेथ हो जाती है उनको डीकंपोज कर देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? डीकंपोजर्स। तो डीकंपोजर्स आपके क्या हैं? बैक्टीरिया एंड फंगी। जैसे ये देखिए एक डियर है, इसकी डेथ हो गई है। अब इस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और फंगी ग्रो कर जाएंगे और ये क्या करेंगे? इसको डीकंपोज कर देंगे। डीकंपोज करने के बाद इसमें जो भी चीजें होंगी, इसकी जो यूजफुल चीजें भी होंगी, वो सब कहाँ? इस मिट्टी में मिल जाएंगी। एंड वैसे ही ये प्लांट है। अब ये प्लांट कैसा हो गया है? सूख गया है बिल्कुल। अब इस पे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो इसको भी क्या कर देंगे? डीकंपोज कर देंगे एंड देन इन्हीं को क्या बोल देंगे? डीकंपोजर। डीकंपोजर क्या है बेटा? दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डीकंपोज या कन्वर्ट डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स टू ह्यूमस
देखिए ये जो डेड प्लांट और एनिमल्स हैं, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकंपोज करके क्या बना दे रहा है, ह्यूमस बना दे रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, डीकंपोजर। जो डीकंपोजर्स होते हैं वही क्या करते हैं, जो आपके जो प्लांट और एनिमल जिनकी डेथ हो चुकी रहती है उनको क्या करते हैं, डीकंपोज करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ह्यूमस में। क्लियर हुआ? ये आपका इसमें क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया एंड फंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं एंड टर्सरी कंज्यूमर क्या होते हैं। बात करते हैं प्रोड्यूसर का, तो ये जो आपके ग्रीन प्लांट हैं जो अपना फूड खुद बनाए, इनको क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर कहेंगे। अब देखिए ये जो प्रोड्यूसर हैं अपना फूड बनाते कैसे हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं, इन्हें क्या यहाँ से मिल रहा, वाटर, रूट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ सनलाइट से इनको लाइट मिलती है और इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है प्लांट को। फिर प्लांट करता है क्या, फोटोसिंथेसिस, देन ये बना क्या लेता है, अपना फूड बना लेता है। एंड अब देखिए इस प्लांट को कौन खा रहा है, ये रैट खा रहा है। इस रैट को हम क्या बोल देंगे, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। तो प्राइमरी कंज्यूमर आपका क्या हुआ, रैट हुआ। अब इस रैट को किसने खा लिया, इस स्नेक ने खा लिया। अब ये स्नेक को क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इस स्नेक को किसने खाया, इस ईगल ने खा लिया। इस ईगल को, इस बर्ड को क्या कहेंगे हम, टर्सरी कंज्यूमर। अब इस मान लीजिए इस ईगल का क्या हो गया, डेथ हो गया। इस ईगल पर कौन ग्रो कर गया, फंगी ग्रो कर गई। उसको डीकंपोज करने के लिए फंगी को क्या कह देंगे, डीकंपोजर। एंड वापस से देखिए सब मिट्टी में मिल जाएगा, फिर ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। तो क्लियर हुआ, प्रोड्यूसर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, टर्सरी कंज्यूमर क्या है। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फूड चेन का। फूड चेन की बात करें, ये सब क्या है, ये सब फूड चेन ही तो है। ये देखिए प्लांट को कौन खा रहा है, डियर खा रहा, डियर को लायन, ये एक चेन बनती चली जा रही है कि इसको ये खाया, इसको ये खाया। एंड ऐसे ही इस प्लांट को इंसेक्ट खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया, स्नेक को इस बर्ड ने खा लिया। अब ये पूरा क्या फूड चेन ही तो बन रही है। वैसे ही यहाँ पर प्लांट्स है, प्लांट्स को इसने खाया, स्कॉर्पियन ने, स्कॉर्पियन को किसने खा लिया, फिश ने, फिश को किसने खा लिया, इस बर्ड्स ने, इस बगुले ने खा लिया। अब बताइए फूड चेन ही तो है। तो फूड चेन का फॉर्मेशन देखिए, ए फूड चेन इज ए लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी। फूड चेन क्या है, एनर्जी का एक लीनियर फ्लो, ए लीनियर फ्लो ही तो है। देखिए एनर्जी का ट्रांसफर कैसे हो रहा, प्लांट से एनर्जी ट्रांसफर हुआ डियर में, देन आपका टाइगर में। तो जो फूड चेन है वो लीनियर फ्लो है एनर्जी का एंड न्यूट्रिएंट्स का फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में लीनियर फ्लो हो रहा है, किसका, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट का, जिसे क्या कह देंगे हम, फूड चेन। तो ये देखिए ये आपके 3 चेन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा फूड चेन क्या होता है। फूड चेन एक तरह से एनर्जी का ट्रांसफर है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। फूड चेन ऑलवेज कैसा होता है, लीनियर होता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रॉफिक लेवल का। ट्रॉफिक लेवल क्या है, देखिए जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्रोड्यूसर हो या फिर आपके हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर हो, सबको एक ट्रॉफिक लेवल पर रखा गया है। ये देखिए ये जो पूरा आपको ये पिरामिड टाइप में बना हुआ है, तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर किसको रखा गया, इंपॉर्टेंट है, किस ट्रॉफिक लेवल पर किसे रखा गया है, ये हमको ध्यान देना है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर किसे रखा गया है बेटा, प्रोड्यूसर को रखा गया है। प्रोड्यूसर में आपका क्या आ जाएगा, ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे। एंड सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर किसको रखा गया है, प्राइमरी कंज्यूमर को रखा गया है। प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो किसको खाते हैं, ग्रीन प्लांट को खाते हैं। जैसे आपके हर्बीवोर्स हो गए, हर्बीवोर्स में आपका इंसेक्ट है, रैबिट है, ये सब। एंड इसके अलावा बात करते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल का। थर्ड टॉपिक लेवल पर सेकेंडरी कंज्यूमर को रखा गया है। सेकेंडरी कंज्यूमर किसे कहेंगे, कार्निवोर्स को कहेंगे। कार्निवोर्स किसे खाएगा, इस हर्बीवोर को खा लेगा, इस इंसेक्ट को खा लेगा, इस रैबिट को खा लेगा, तो उसे हम कार्निवोर कह देंगे। कार्निवोर कौन कौन है आपके, फ्रॉग है एंड स्पाइडर है, फिश है, ये सब क्या है आपके कार्निवोर है।
वैसे ही फोर्थ ट्रॉफिक लेवल को किसे रखा गया है, टर्सरी कंज्यूमर को रखा गया है। तो सेकेंडरी कार्निवोर, अब देखिए जो आपके टर्सरी कंज्यूमर पर सेकेंडरी कार्निवोर को रखा गया है, मींस कि इस पे देखिए स्मॉल कार्निवोर है और यहाँ पर इससे जो है बिग कार्निवोर है, इससे लार्जर है। तो सेकेंडरी में किसको रखा गया, स्नेक को रखा गया है। एंड आपको किसको रखा गया है, उल्फ को रखा गया है। एंड सबसे अपेक्स पर किसे रखा गया है, एकदम बिल्कुल अपेक्स पर प्रीडेटर को रखा गया है, जैसे कि वल्चर है, ईगल है, लायन है, टाइगर है, इन सबको रखा गया है। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, ये डिकम्पोजर देखिए, अब इन सभी के डेथ के बाद इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करके इसे डिकम्पोज कर देंगे और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। ये सब देखिए, ये सब बैक्टीरिया हैं। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनको किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर नहीं रखा गया है। बैक्टीरिया एंड फंगी को इनमें से किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर नहीं रखा गया है, ये ध्यान रहे। यहाँ पर आपको सबसे पहले कैसे ध्यान रखना है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। फिर आपको कैसे ध्यान रखना है, प्रोड्यूसर, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर प्रोड्यूसर आ जाएगा, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर सेकेंडरी कंज्यूमर, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर आपका टर्सरी कंज्यूमर। ऐसे ध्यान रखना है। बस जब कंज्यूमर के फॉर्म में आए, बस एक लेवल को आपको कम करते जाना है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, जो हमारे प्लांट होते हैं वो आपको पता है कि वो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो ये जो प्लांट की ये जो लीफ है, ये सनलाइट का कितना परसेंट कैप्चर करती है, ये सनलाइट का कितना परसेंट इसके पास आता है, ये इसके पास ये सनलाइट का सिर्फ कितना आता है, 1%। इसके पास सनलाइट का सिर्फ 1% ही आता है, ये सिर्फ 1% कैप्चर करता है। यही लिखा हुआ है, द ग्रीन प्लांट्स इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। मीन्स आप जानते हैं प्लांट अपना फूड किस प्रोसेस से बनाता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाता है। उस फोटोसिंथेसिस के दौरान एनवायरनमेंट से प्लांट क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वो इस सॉइल से क्या लेता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर का, एंड सनलाइट का 1% एनर्जी ही वो यूज करता है अपने फूड के फॉर्मेशन में। तो क्लियर हुआ, सनलाइट का जो हमारी लीव्स है वो केवल 1% एनर्जी ही यूज करती है। अब हम लोग समझते हैं 10% लॉ क्या है एनर्जी का। 10% लॉ दिया किसने था बेटा, इसे दिया था लिंडमैन ने। यह एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो सिर्फ 10% होता है, बाकी जो 90% होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, वो ये खुद यूज कर लेते हैं अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन में। तो सबसे पहले देखिए, ये है सनलाइट, जैसे ये है सनलाइट है, यहां से एनर्जी ये प्लांट कितना लेगा, प्लांट यहां से एनर्जी 1% लेगा, यहां से प्लांट 1%, लेकिन बाकी यहां पर जो ट्रांसफर होगा वो 10% का ट्रांसफर होगा और 90% ये अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूज कर लेंगे। 90% का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, यूज सिर्फ 10%। ऐसे ही यहाँ भी 10% पहुंचेगा, फिर यहाँ 10% पहुंचेगा, फिर यहाँ 10%। मीन्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कितनी एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ओनली 10% का। बाकी 90% एनर्जी का क्या होता है, वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूज कर लेते हैं, उनका लॉस हो जाता है। सिर्फ ट्रांसफर कितना होता है, 10%। ध्यान रहे कि सनलाइट से जो प्लांट हैं वो कितना परसेंट एनर्जी लेते हैं, 1%, और जबकि एक प्लांट से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो कितना होता है बेटा, 10% होता है। क्लियर हुआ? जैसे इस फ्लावर को इस फ्लाइज ने खाया तो इसके पास 10% एनर्जी आया, 90% का यहाँ पर ये अपना यूज कर लिया होगा, लॉस हो गया होगा। अब इसका जो है 10% इस फ्रॉग के पास आया। जब फ्रॉग ने इस फ्लाइज को खाया तो इस फ्लाइज से इसको 10% एनर्जी ही मिली, बाकी की 90% का क्या हो गया था, लॉस हो गया।
अब इस फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने खाया बेटा। अब इस स्नेक को इस फ्रॉग से कितनी एनर्जी मिली? 10% ही मिली। बाकी का 90% का क्या हो गया? लॉस हो गया। वैसे ही इस स्नेक को किसने खाया? ईगल ने खाया। तो इस स्नेक से इस ईगल को कितनी एनर्जी मिली? तो 10% एनर्जी मिली। बाकी का जो 90% है वो लॉस हो गया। क्लियर हुआ? समझ में आया? 10% एनर्जी ट्रांसफर क्या है? 10% एनर्जी ट्रांसफर दिया किसने था? लिंडमैन ने दिया था। इन्होंने कहा एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कितने % एनर्जी का ट्रांसफर होता है? तो 10%। क्लियर हुआ? समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक है, ये है लिंडमैन। ये जो आपकी फोटो दिख रही है ये है लिंडमैन। इन्होंने ही क्या किया था? एनर्जी ट्रांसफर लॉ दिया था। 10% एनर्जी लॉ इस लिंडमैन ने ही दिया था। अब यहाँ पर समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे ग्रीन ग्रास आपको दिख रही है, ग्रीन प्लांट दिख रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी देखिए कितनी है? 1000 किलो कैलोरी है। बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए इस प्लांट के पास जो एनर्जी है वो कितना है? 1000 किलो कैलोरी है ना। अब फिर क्या हुआ? इस प्लांट को ये इंसेक्ट खा रहे हैं। 10% एनर्जी ट्रांसफर। जैसे देखिए अब यहाँ पर 10% एनर्जी ट्रांसफर की अगर बात किया गया है, आप कैसे 10% निकालेंगे? इनटू में 10/100 करेंगे। यहां पर नोट करते हैं। अब जैसे हमें एनर्जी ट्रांसफर करना है, अब इसे 1000 में हमको क्या कर देना है? 10/100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपके यहां से ये कैंसिल हो गया और आपका यहां से एक ये कैंसिल हो गया, तो 100 ही आपका प्राइमरी कंज्यूमर के पास आया। इसके पास देखिए कितना आ गया? 100 किलो कैलोरी आ गया। अब इस 100 किलो कैलोरी का 10% फिर करिए, क्योंकि 10% ही तो ट्रांसफर होगा। यहाँ पर आप फिर इसको 10/100 कर दीजिए। अब आपका ये कैंसिल हो गया एंड आपका ये भी कैंसिल हो गया, तो आपका 10 बचा। तो इसके पास जो ट्रांसफर हुआ वो कितना हुआ? 10 किलो कैलोरी। अब इस 10 का आप 100% निकालिए। इस 10 का जब आपको फिर यही करना है 10/100 कर देना है, देन आपका कैंसिल आउट होकर के इसके पास कितना पड़ेगा जाएगा? 1 किलो कैलोरी। तो आपको जब भी एनर्जी ट्रांसफर निकालना होगा आप क्या करेंगे? इस पहले वाले को 10/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आपका ऐसे ही एनर्जी निकलता चला जाएगा। तो आपको समझ में आया कि एनर्जी का ट्रांसफर 10% कैसे होता है। देखिए सनलाइट से प्रोड्यूसर तक जो जाता है, सनलाइट से जो प्रोड्यूसर तक जाएगा, ठीक, वो कितना जाएगा? 1%। एंड देन इसके बाद सब में 10% ट्रांसफर होगा। क्लियर हुआ? सनलाइट से प्रोड्यूसर, देन हर्बीवोर, देन कॉर्निवोर, देन टॉप कॉर्निवोर। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ कुछ टर्म यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है, उसको देख लीजिए थोड़ा सा। एनर्जी का जो फ्लो होता है ऑलवेज कैसा होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। जो एनर्जी अवेलेबल होता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पर, वो कैसा होता है? डिमिनिश्ड होता है प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस एनर्जी एट ईच। वो कम होता रहता है हर एक ट्रॉपिक लेवल से। जब हम दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर पहुंचते हैं तो 10% एनर्जी का ही तो ट्रांसफर हो रहा था, बाकी का 90% का क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। नेक्स्ट है आपका जनरली मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट एट लोअर ट्रॉपिक लेवल एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। देखिए जो सबसे लोअर ट्रॉपिक लेवल था, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल था, उसमें मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं एंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ? वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर। एंड नेक्स्ट बात करते हैं फूड चेन का। तो फूड चेन में ओनली 4 और 5 स्टेप ही प्रेजेंट होते हैं। फूड चेन में ओनली 4 या 5 स्टेप ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप लोग पीछे देख चुके हैं, फूड चेन ही मैंने पूरा आपको बताया था। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग बात करेंगे फूड वेब क्या होता है। फूड चेन ही मिल करके क्या बनाते हैं बेटा? फूड वेब बनाते हैं। फूड चेन ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन जो फूड वेब होता है वो कभी भी यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं। ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये सब का सब क्या कह देंगे? इनको हम फूड वेब कहेंगे। जैसे यह एक कॉर्न का प्लांट है, इसे किसने खाया? ग्रॉस हॉपर ने। अब इस ग्रॉस हॉपर को रैट भी खा लेगा और फ्रॉग भी खा लेगा।
अब देखिए इस रैट को कौन कौन खा सकता है? ये पाइथन भी खा सकता है, ये ईगल भी खा सकता है, ये उल्फ भी खा सकता है। मीन्स ऐसे ही आप सभी में देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि ये लेवेंडर का फ्लावर हो गया, ये फ्लावरिंग प्लांट है, इनको जो है ये बटरफ्लाई ने इनके जो है इनको खाया, इनके और इसको, इस बटरफ्लाई को किसने खाया आपका? कि ये जो ड्रैगन फ्लाई है इसने खा लिया, एंड इसके अलावा किसने खा लिया? फ्रॉग ने खा लिया। ऐसे ही इस मैंगोज को किसने खाया? फ्रूट फ्लाई ने खाया। इस फ्रूट फ्लाई को ये थ्रूस भी खा सकती है, ड्रैगन फ्लाई भी खा सकती है, ऐसे ही पूरा चैन। अब देखिए ये जो ईगल है ये सबको खा सकती है, इस थ्रूस को भी खा सकती है, एंड इस उल्फ को भी खा सकती है, और इस पाइथन को, क्योंकि ये टॉप लेवल का है, ये बिल्कुल ट्रॉफिक लेवल पर, बिल्कुल टॉप लेवल पर, अपेक्स पर जो रखा गया है वो क्या है? वो है ईगल। तो देखिए पूरा एक फूड वेब बन जा रहा है, एक पूरा फूड चेन का एक जो जाल होता है उसे ही क्या कहेंगे? फूड वेब कहेंगे। तो देखिए फूड वेब क्या है? फूड वेब इज ए नेटवर्क ऑफ फूड चेन विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल। जो फूड वेब होता है वो फूड चेन का एक नेटवर्क होता है जो इंटरकनेक्ट करता है हर एक ट्रॉफिक लेवल को। क्लियर हुआ? समझ में आया? कभी भी फूड वेब जो है वो लीनियर नहीं होता है, जबकि फूड चेन ऑलवेज लीनियर होता है। समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? जैसे कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ये क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्या होते हैं? एक्युमुलेट होते हैं, और इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, और ये एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर मूव करते रहते हैं। बिकॉज जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो कभी भी डिस्ट्रॉय या ब्रेकडाउन उनका नहीं होता है, वो सिर्फ एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर होते हैं, जिसे हम लोग क्या कह देंगे? बायोमैग्निफिकेशन। ये देखिए बायोमैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज in the concentration of toxin concentration यहाँ पर बायोमैग्निफिकेशन क्या है बेटा? बायोमैग्निफिकेशन इसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं देखिए व्हाट इज द बायोमैग्निफिकेशन? बायोमैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ toxins are non-biodegradable substances in the body tissues of organism as it moves from one trophic level to next. Means कि जो concentration है वो सिर्फ increase करता जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से, और ये मूव करता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। क्लियर हुआ आपका? आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केमिकल या फिर पॉल्यूटेंट का। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपका एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं। मान लीजिए इन्होंने इसको यहाँ पर खाया होगा, यहाँ पर कुछ है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, इनको जब इन छोटे छोटे इंसेक्ट ने खाया तो फिर ये इनके बॉडी के अंदर चले गए टॉक्सिक सब्सटेंस। अब ये केमिकल इनके बॉडी के अंदर चले गए हैं। अब इनको, इन छोटे छोटे जो आपको ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, इनको किसने खाया? इस स्मॉल फिश ने खाया। अब ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो केमिकल है वो इस फिश के अंदर चला गया, तो जब इनके बॉडी से इनके अंदर जाएगा ना तो एक्युमुलेट होता रहता है, कॉन्सेंट्रेशन उसका बढ़ता रहता है केमिकल का। जब इनके बॉडी से इनके अंदर जाएगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा और बढ़ा हुआ होगा। अब फिर जब इस स्मॉल फिश को इस लार्ज फिश ने खाया तो यहाँ से फिर वो केमिकल इनके बॉडी में चला गया। अब जब इनके बॉडी से इनके बॉडी में गया तो उसका कॉन्सेंट्रेशन केमिकल का और बढ़ जाएगा।
फिर इस लार्ज फिश को किसने खा लिया? ह्यूमन बीइंग ने खा लिया। अब देखिए वो जो कॉन्सेंट्रेशन था जब इस ह्यूमन बॉडी के अंदर गया तो उसका कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ जाएगा। बायोमैग्निफिकेशन आपको समझ में आ गया। यहाँ पर टॉक्सिक या बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ये सिर्फ मूव करता है, इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है और ना ही इसका डाइजेशन होता है। किसका? कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या फिर हम लोग बात करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का। नेक्स्ट बात करते हैं बायोमैग्निफाइड केमिकल कौन कौन से होते हैं? तो इंसेक्टिसाइड होता है, पेस्टिसाइड होता है, हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स क्या होते हैं? जैसे आपके कैडमियम एंड मरकरी हो गए, इनका भी क्या डाइजेशन या ब्रेकडाउन नहीं होता है। एंड इसके अलावा कुछ अदर केमिकल है जैसे कि पीसीबी, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मरकरी के कॉन्सेंट्रेशन का। इस फूड चेन में जो मरकरी का कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे बढ़ता है हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ इस वाटर में मान लीजिए कि मरकरी है। अब इस वाटर में ये जो मरकरी है ये कहाँ पर चला गया है? यहाँ पर कुछ प्लांट है उसमें चले गए। अब इस प्लांट को किसने खा लिया? इन छोटे छोटे से इंसेक्ट हैं, इन्होंने खा लिया। अब ये मरकरी इनके बॉडी में चला गया और इसका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता रहेगा। इसमें कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा है तो उससे ज्यादा इसमें आया, फिर इसमें गया तो और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अब इस इंसेक्ट को किसने खाया? इस जो है इन फिशों ने खा लिया इस इंसेक्ट को। अब ये मरकरी इन फिश के अंदर चला गया, कॉन्सेंट्रेशन और बढ़कर चला गया। अब इस इंसेक्ट को इस बड़े वाले, अब ये जो स्मॉल फिशेस हैं इनको इस बड़ी वाली फिशेस ने खा लिया। अब ये जो मरकरी है इनके अंदर चला गया, कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गया होगा। फिर अब इसको इस ह्यूमन बीइंग ने खा लिया। अब ये ज्यादा से ज्यादा जो मरकरी का कॉन्सेंट्रेशन है ह्यूमन बीइंग के अंदर चला गया। ये सब क्या करते हैं? ये सब डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मरकरी का कॉन्सेंट्रेशन इस फूड चेन में कैसे बढ़ रहा है और कैसे ट्रांसफर हो रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। आपको समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओजोन लेयर का। ओजोन लेयर क्या होता है बेटा? ओजोन लेयर यह जो है एक पॉइजनस गैस होता है जो हमारे ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये क्या है? ये है हमारी अर्थ, ये है हमारी अर्थ, ये है हमारा अर्थ, ये हमारी धरती माता है। ठीक, इनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? ओजोन की लेयर। वो ओजोन की लेयर पाई कहाँ जाती है? ओजोन की लेयर यहाँ पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। हमारे इस अर्थ के ऊपर के जो आपके एटमॉस्फेयर हैं उसमें कौन कौन आएंगे? सबसे पहले जो है ट्रोपोस्फीयर, देन आपके स्ट्रेटोस्फीयर, देन आपके मीजोस्फीयर, देन आपके थर्मोस्फीयर, देन आपके एक्सोस्फीयर। ये पूरे एटमॉस्फेयर के ये सब पूरा आपका स्टेप है। तो हमारी ओजोन की जो लेयर है वो कहाँ होती है? वो इस स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है। अब ये क्या करेगी? जो हमारी ओजोन की लेयर है वो हमारी इस अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। किससे? सनलाइट से। जो सनलाइट है, जो यूवी रेज है, वो क्या करती है? हमारी जो ओजोन की लेयर है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कम से कम यूवी लाइट हमारे अर्थ तक पहुंच पाता है। बिकॉज जो यूवी रेज है वो क्या करती है? बहुत ही हमारे लिए हार्मफुल होती है, प्लांट के लिए या फिर ह्यूमन बीइंग के लिए, हर किसी के लिए हार्मफुल है। तो ज्यादा से ज्यादा यूवी रेज हमारे अर्थ तक ना पहुंच पाए उसको रोकता कौन है? तो हमारी ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है? तो ओजोन लेयर हमारी प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ओजोन लेयर आपकी यहाँ है। जो ओजोन लेयर की बात करते हैं, ओजोन लेयर यह एक पॉइजनस गैस है। ओजोन लेयर के ओजोन के एक मॉलिक्यूल की बात करें तो ओजोन के एक मॉलिक्यूल की ये है आपका ओजोन का एक मॉलिक्यूल है। इस ओजोन के एक मॉलिक्यूल में एटम कितने हैं बेटा? तो 3 एटम हैं। तो ओजोन एक पॉइजनस गैस होती है। ओजोन के एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। ओजोन लेयर प्रेजेंट कहाँ होती है? हमारे अर्थ के सराउंडिंग स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है। ओजोन काम क्या करती है? ओजोन हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है बेटा? तो ये प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से। बिकॉज यूवी रेज हमारे लिए कैसी है? हार्मफुल है।
तो जो ओजोन की लेयर है वो यूवी रेज को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। यहां से समझते हैं, जैसे ये है सनलाइट। अब सनलाइट से जो रेज आती है, जो सनलाइट से ये रेज आती है, यहां से ये क्या करती है, जो हमारी ओजोन की लेयर है, मोस्ट ऑफ द यूवी रेज को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। बस कुछ ही यूवी रेज इस ओजोन लेयर को क्रॉस करके अर्थ तक पहुंच पाते हैं। कुछ ओजोन लेयर को ये क्या करती है बेटा, रिफ्लेक्ट कर देती है। सोचिए हमारी ओजोन लेयर कितना काम कर रही है। ये जो ओजोन लेयर, जो यहाँ से यूवी रेज आ रही है, जो यहाँ से यूवी रेज आ रही है, उसको हमारी ओजोन लेयर क्या कर रही है, कुछ ओजोन लेयर को, कुछ यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर रही है, कुछ को ये रिफ्लेक्ट कर दे रही है। कम से कम यूवी रेज इस ओजोन लेयर को क्रॉस करके हमारे अर्थ तक पहुंच पाते हैं। इस तरह से जो हमारी ओजोन लेयर है वो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। आपको समझ में आया ओजोन लेयर क्या है? अब देखिए, अब यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं ओजोन लेयर का डिप्लीशन। अब ये जो ओजोन की लेयर है, ये इनका डिप्लीशन क्यों हो रहा है, जो ये ओजोन की लेयर है वो पतली क्यों हो जा रही है, ये हम लोग आगे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये देखिए हमारा क्या है, मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, जो कि इस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। ये किसके साथ रिएक्शन की, अल्ट्रावायलेट सनलाइट के साथ रिएक्शन की। और देखिए यूवी रेज के प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन का यहाँ मॉलिक्यूल है ये ब्रेक हो गया। अब इसके दोनों एटम फ्री हो गए। यूवी रेज ने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के दोनों एटम फ्री हो गए। अब इसका एक जो फ्री एटम था, दूसरे, अब देखिए इसका जो ये वाला फ्री एटम था, ये किसके साथ बाइंड कर गया, दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके इसने क्या बना लिया बेटा, ओजोन। ये क्या है बेटा, ओजोन है। अब इसके दूसरे वाले एटम ने भी क्या किया, अब इसका दूसरा वाला एटम भी आया इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास, इसके साथ रिएक्शन करके इसने भी क्या बना लिया बेटा, ओजोन बना लिया। तो ओजोन का जो फॉर्मेशन है ओवरऑल आप क्या कह सकते हैं कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से 2 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन का फॉर्मेशन होता है। मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से 2 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन का फॉर्मेशन होता है। कैसे, देखिए एक मॉलिक्यूल आपका ये था, ठीक, ऑक्सीजन का, दूसरा मॉलिक्यूल ये था एंड तीसरा मॉलिक्यूल ये था। तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से 2 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन का फॉर्मेशन, एक मॉलिक्यूल ओजोन का ये है एंड दूसरा मॉलिक्यूल ओजोन का ये है। तो आपको क्लियर हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल ये कंप्लीट रिएक्शन है। यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पर क्या लगा, सनलाइट लगा, देन 2 मॉलिक्यूल ओजोन का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। ओजोन लेयर के डिप्लीशन की बात करें तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन क्यों हो रहा है उसको समझते हैं। जो आप लोग घरों में यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर वगैरह, इनसे क्या है, हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है। जो इंडस्ट्रीज है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, किसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, तो रेफ्रिजरेटर की, उससे क्या निकल रहे होते हैं, CFC। CFC क्या है बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अब देखिए ये इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर का फॉर्मेशन हो रहा होगा जिससे CFC गैस रिलीज हो रही होंगी। अब देखिए ये जो CFC गैस हैं ये क्या कर रही हैं, ये जा करके जो CFC जो रिलीज हो रही हैं, अब ये देखिए सनलाइट इन पर आकर लगी, इस CFC पर सनलाइट आकर लगी। अब सनलाइट ने इस CFC को ब्रेक कर दिया और यहाँ से क्या फ्री हो गया, क्लोरीन यहाँ पर फ्री हो गया। अब वो क्लोरीन जो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही तो है,
इस पर जब आकर सनलाइट लगी तो यहाँ पर क्या क्लोरीन फ्री हो गया। अब वो क्लोरीन क्या करेगा, ये क्लोरीन जा करके रिएक्शन किससे कर जाएगा, ओजोन से। देखिए क्लोरीन सब फ्री हो गए हैं, अब जाकर ये इन ओजोन से रिएक्शन कर जाएंगे, फिर इस ओजोन का यहाँ पर ब्रेकडाउन हो करके ये क्या बना लेंगे, वापस से देखिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बन गए हैं। तो कैसे हो रहा है ओजोन लेयर का डिप्लीशन, तो इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है आपका, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इससे सनलाइट आकर इस पर लगती है और फिर वो क्या करती है, इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन को फ्री कर देती है। अब ये जो फ्री क्लोरीन है ये जाकर किससे एक्ट करेगा, ओजोन मॉलिक्यूल से, और ओजोन मॉलिक्यूल को ये ब्रेक कर देता है किसमें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। क्लियर हुआ आपका कि ओजोन का डिप्लीशन कैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन है उसके वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है, उससे नुकसान क्या हमारे हो रहे हैं। ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से जो ओजोन की लेयर है वो बहुत पतली हो जा रही है, जिससे वो क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा वहां से क्या पास होकर के हमारे अर्थ तक आ रही है बेटा, तो यूवी रेज है। ज्यादा से ज्यादा यूवी रेज उस ओजोन लेयर को क्रॉस करके हमारे अर्थ तक आ रही है। अब देखिए वो कॉज क्या कर रही है, वो प्लांट के लिए भी बहुत हार्मफुल होती हैं एंड ह्यूमन बीइंग के लिए भी हार्मफुल होती हैं। वो प्लांट को डिस्ट्रॉय कर रही है एंड इसके अलावा ह्यूमन में क्या कॉज कर रही हैं, स्किन कैंसर, सनबर्न एंड इसके अलावा क्विक एजिंग, मींस की जो एज है टाइम से पहले उनका आ जा रहा है। एंड इसके अलावा ये आईज को भी डैमेज कर रही हैं और वो क्या कॉज कर रही हैं, कैटरैक्ट कॉज कर रही हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम, मोतियाबिंद बोलते हैं। तो ये सारे कॉजेज हमें कहां से हो रहे हैं, ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से। तो आप लोग समझ गए हैं कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन को हमें रोकना है तो हमें घर में कम से कम रेफ्रिजरेटर यूज करना है। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ, तो देखिए जो CFC है उसका लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया जिसके वजह से ज्यादा हमारे ओजोन लेयर की डिप्लीशन होने लगी और ज्यादा से ज्यादा यूवी रेज हमारे अर्थ तक पहुंचने लगी। तो इसके लिए हमारे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत ये चीज बोला गया कि जो CFC का लेवल है वो कम करा जाए। ये जो आपका प्रोग्राम चलाया गया 1987 में चलाया गया और बोला गया कि इसमें जो हमारा CFC का लेवल है वो डाउन हो करके उतना पहुंचे जितना 1986 में था। तो इसके लिए क्या किया गया, सभी कंपनियां जो भी बना रही थी, क्या आपका रेफ्रिजरेटर बना रही थी, उन सभी कंपनियों को बोला गया किस प्रोग्राम के तहत बेटा, UNEP प्रोग्राम के तहत, जिसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत उन जो रेफ्रिजरेटर बनाने वाले कंपनियों को बोला गया कि आप CFC फ्री रेफ्रिजरेटर बनाएं। आज जब ये CFC फ्री रेफ्रिजरेटर बनाएंगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज नहीं होगा। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज नहीं होगा तो हमारे ओजोन लेयर की डिप्लीशन नहीं होगी। क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़े। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो गार्बेज है, जो कूड़े कबाड़े हैं, इनके हम लोग मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ये सब कूड़ा कबाड़ा ही तो आपको दिख रहा है, तो इन कूड़े कबाड़े की मैनेजिंग हमें कैसे करना है, हम लोग समझते हैं इसको। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमको कि जो नंबर ऑफ वेस्टेज हमारी क्यों इतना बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो गार्बेज बढ़ रहा है, क्योंकि जो पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से उनकी जरूरतें बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है तो ज्यादा से ज्यादा कूड़ा कबाड़ा आपको देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा अगर इनको हमें मैनेज करना है, अगर हमें इन गार्बेज को मैनेज करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें उन गार्बेज को रिड्यूस करना होगा। मींस कि हम ऐसा कुछ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गार्बेज निकले ही ना। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, किस लिए, सब्जियां वगैरह लेने जाते हैं, तो हम लोग अपना कॉटन बैग लेकर जाएं, अपना हम कॉटन कैरी बैग लेकर जाएं, जिससे कि मार्केट से हमको जो प्लास्टिक के बैग है, जो पॉलीथीन है, उसमें सब्जियां ना लेकर आएं। इससे भी आपका गार्बेज कम होगा। आप अपना कैरी बैग लेकर जाएंगे, अपनी सब्जियां उसमें लेकर आएंगे, तो आपका जो है इससे भी क्या है, मैनेज होगा, रिड्यूस होगा। एंड फिर देखिए जो भी गार्बेज आपका निकल रहा है, कोशिश करिए उसको रीयूज करने का।
जैसे मान लीजिए कि एक बार अगर किसी आपको उसमें इन्वेलप में सामान दिया गया है, आप घर लेकर गए, फिर आप वापस से क्या करें, सामान निकालकर अपने घर में रख लें, दोबारा से उस इन्वेलप को उल्टा करके आप कुछ और सामान के लिए उसे यूज कर सकते हैं, मतलब उसका यूज करके। रिसाइकलिंग क्या है, मीन्स कि जो लास्ट स्टेप आता है रिसाइकलिंग का। रिसाइकलिंग बेसिकली जैसे कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे उसमें गार्बेज होंगे जिसे रिसाइकलिंग करके हम न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो आपके रिसाइकलिंग में आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो गार्बेज है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। एंड सबसे बेहतर यही है, सबसे बेटर आपका क्या है, देखिए कि फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल, वेस्टेज शुड बी मैनेज सेफली एंड इन हाइजेनिक मैनर। सबसे बेस्ट क्या है, जैसे देखिए जैसे जैसे जितना ज्यादा गार्बेज होगा तो इस तरह से क्या है, पोल्यूशन भी तो बढ़ता है। अब इस पोल्यूशन को, अब हम गार्बेज को जब हम कम करेंगे, गार्बेज को मैनेज कर लेंगे, तो जो पोल्यूशन बढ़ रहा है वो भी कम होगा, जिससे जो ह्यूमन बीइंग है, जो आपके एनिमल्स हैं, उनके हेल्थ पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग कोशिश करिए क्या कि कम से कम गार्बेज हो, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए जो भी गार्बेज होता है उसमें कुछ वेस्टेज होते हैं कैसे, जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ वेस्टेज ऐसे होते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में वो वेस्टेज आते हैं जिनका ब्रेकडाउन बहुत ही इजीली हो जाता है, उनको हम बायोडिग्रेडेबल में रखते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में हम उन्हें रखते हैं जिनका ब्रेकडाउन ही नहीं होता है, उन्हें हम किस में रखते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल में। तो आपका देखिए बायोडिग्रेडेबल क्या कहता है, दीज कैन बी ब्रोकन डाउन अप टू सिंपल नॉन पॉइजनस सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन नेचर। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो दीज कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल नॉन पॉइजनस सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बायोडिग्रेडेबल का ब्रेकडाउन होता है एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज का ब्रेकडाउन नहीं होता है। एंड देखिए जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये नेचुरली रिसाइकल्ड हो जाते हैं और इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को पल्यूट नहीं करते हैं, जबकि आपके जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होती हैं ये नेचुरली रिसाइकल्ड नहीं होती हैं और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो इन्वायरमेंट को पल्यूट कर देता है। एंड इसके अलावा हम लोग बात करते हैं आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज के। ये वेस्टेज कैसे बने होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट के, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज किसकी बनी होती हैं, सिंथेटिक मटेरियल के। एंड देखिए जो बायोडिग्रेडेबल होती हैं ये प्रोड्यूस होती हैं यूजफुल प्रोडक्ट आफ्टर जब इनका बायोडिग्रेडेशन हो जाता है, इनका ब्रेकडाउन हो जाता है, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो यूजफुल होते हैं, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल के जो प्रोडक्ट होते हैं पहली बात वो केमिकली अनचेंज रहते हैं। एंड दूसरी हम लोग ये बात करते हैं, देखिए जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हैं ये इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करती हैं, जबकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होती हैं ये क्या करती हैं, जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है उसे ये क्या करती हैं, वो डिस्टर्ब कर देती हैं। नेक्स्ट हमारा है दे परसिस्ट फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल इन द इन्वायरमेंट। ये बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए परसिस्ट करती हैं इन्वायरमेंट में, जबकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं ये लॉन्गर टाइम इंटरवल के लिए परसिस्ट करती हैं हमारे इस इन्वायरमेंट में। तो आपका बायोडिग्रेडेबल में क्या आ जाएगा, पेपर, काऊ डंग, वुड क्रम्बल्स। एंड आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल, वुड क्रम्बल क्या है, लकड़ी के टुकड़ों की बात कर रहा है। एंड प्लास्टिक आपका ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसमें कौन आ जाएगा, जैसे कि प्लास्टिक बैग हो गए, सिंथेटिक फाइबर हो गए। एंड इसके अलावा केन्स क्या होते हैं, जो टीन के डिब्बे होते हैं, वो सब किसमें आपके आ जाएंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में। तो आपको क्लियर हुआ बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या है। देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इस थ्योरी को पढ़ने के बाद, इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद, अब इसके बाद मैं आपके लिए PYQ के क्वेश्चंस, उसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड कर देती हूँ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी के लिए। तो आप लोग हमारी थ्योरी देखने के बाद
PYQ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग क्रैश कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे और मैं आप लोगों से उम्मीद रखती हूँ कि बायो के क्वेश्चंस आप लोग बोर्ड के लेवल में बिल्कुल भी गलत कर नहीं आएंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।